और उसको लेकर के सारे गांव में, पूरे हरियाणा के गांव में जबरदस्त नाराजगी है। क्या किसी लोकतंत्र में अपने लोगों को चोर की दृष्टि से सरकार देखती है, या फिर उनको एक सहभागी के तौर पे उनके योगदान से सरकार चलाना चाहते हैं? ये दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैया अपना रही है और दूसरी तरफ गांव के लोगों का लगातार अपमान कर रही है। मैं एक के बाद एक कई घटनाएं आपको बता सकता हूं, जैसे, और उससे जुड़े हुए मेरे कुछ प्रश्न भी हैं। जहां पर दिल्ली के अंदर 200 यूनिट आम आदमी पार्टी बिजली फ्री देती है, पंजाब के अंदर 300 यूनिट आम आदमी पार्टी फ्री देती है, और उसके बावजूद हम अपने बजट में मुनाफा ला रहे हैं, हम अपने बजट को मुनाफे में चला रहे हैं। हरियाणा में सरकार ने बिजली को एक लूट का साधन बना दिया है। उसके कई सारे उदाहरण अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मनमाने तरीके से बिजली विभाग के कर्मचारी किसी की भी दीवार फांद के, किसी भी घर में घुस के उनके मीटर को बोलते हैं कि आपका मीटर गलत चल रहा है, आपने गलत तरीके से बिजली चोरी कर ली है। अगर कोई आवाज उठाएगा, अगर उनके इस रवैये के खिलाफ कोई कहेगा कि आप घर में कैसे घुस सकते हैं, और ये जायज बात है, कोई कानून हिंदुस्तान का ये आपको अधिकार नहीं देता कि आप अचानक से शाम सवेरे किसी भी वक्त, जब बहन बेटियां किसी भी हालत में घर में हो सकती हैं, तो आप अचानक दीवार फांद के और घर में घुस सकते हैं और किसी को भी दोषी करार दे सकते हैं। ऐसा कोई कानून हिंदुस्तान में नहीं है। और जब ऐसा कोई कानून नहीं है तो आप उसमें, अगर कोई व्यक्ति आवाज उठाता है कि आप क्यों घर में घुसे, तो उसके खिलाफ पुलिस केस कर देंगे कि ये चोरी कर रहा था और इसने काम करने के बीच में रुकावट डाली पुलिस अधिकारियों के या जो बिजली विभाग के कर्मचारी। ये लूट पूरे हरियाणा में चल रही है। और मैं क्यों इसको लूट कह रहा हूं, कल जिस गांव से 16 मीटर दावा कर रहा है विभाग की उन्होंने पैक किए, कैसे उपभोक्ता ये कंफर्म करेगा, कैसे उपभोक्ता ये जानेगा कि उसका मीटर जब उतारा गया वो सही अवस्था में था या वो गलत अवस्था में था? उसके बाद उसको पैक करके डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। डिपार्टमेंट में अधिकारियों की आपसे मिलीभगत है। अगर आपने पैसे दे दिए रिश्वत के रूप में तो आपका मीटर सही सलामत आपको बरी कर दिया जाएगा, आपका मीटर सही सलामत बता दिया जाएगा। अगर आप रिश्वत का पैसा नहीं देते हैं तो आप पे मोटा फाइन लगा दिया जाएगा, बड़ा सा फाइन, और आपको चोर साबित कर दिया जाएगा। इसका क्या आधार है? क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म सरकार के पास है जिसमें ऑन द स्पॉट वो इस बात का निर्णय कर सके कि मीटर के अंदर कोई गड़बड़ थी या नहीं थी? और अगर ऐसा नहीं है तो उपभोक्ता के पास क्या अधिकार बचते हैं? उनके पास क्या अधिकार बचता है कि वो अपने ऊपर ये चोर का टैग जो सरकार लगाने पे जुटी हुई है आज के दिन में? और ये कब हो रहा है? ये चोर का टैग क्यों, कब लगा रही है सरकार? जब अंधाधुंध पैसे कमाए जा रहे हैं बिजली विभाग के द्वारा। ये इलीगल तरीका मैंने आपको बताया जिससे बिजली विभाग के कर्मचारी पैसा कमा रहे हैं। दूसरा, सारी जगह पे कह रहे हैं पुराने मीटर उतार के नए मीटर लगाओ। क्यों भाई, जब पुराने मीटर ठीक चल रहे हैं तो नए मीटर क्यों लगाएंगे उनकी जगह पे? क्या कारण है? क्या नई कंपनी जिसको टेंडर दिया गया मीटरों का या जिसको ठेका दिया गया उसके साथ सरकार की कोई मिली भगत है? क्या वहां से मोटी रिश्वत की रकम लेके सरकार जबरदस्ती सबके यहाँ पे नए मीटर लगाएगी? कल भी भिड़ंत का कारण यही था। वहां पर बिजली विभाग गांव में जाकर के ये कह रहा था, मीटर बदलने की बात की जा रही थी कि नए मीटर लगेंगे यहाँ पे। गांव के लोगों का ये कहना है कि जब पुराने मीटर ठीक चल रहे हैं तो नए मीटर लगाने का कोई आधार नहीं बनता। नए मीटरों के ऊपर ये भी शक जाहिर किया गया है, जिसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, कि वो फास्ट चलते हैं, तेज स्पीड से चलते हैं, उनके अंदर मेल फंक्शनिंग है कई तरह की। दूसरी बात, इस सरकार ने नॉन एनर्जी चार्ज के नाम पे एक बहुत बड़ा घोटाला पूरे हरियाणा के अंदर शुरू कर रखा है। नॉन एनर्जी चार्ज में ये आपसे 3 या 4 महीने जितना आपका 4 महीने का बिल आता है साल में, उसके बराबर आपसे पैसा ले लेते हैं। बोलते हैं कि ये सिक्योरिटी है आपकी जो हमारे पास जमा रहेगी। जब आप मीटर कटवाएंगे, जब आप मीटर वापस लौटाएंगे तो ये सिक्योरिटी आपको दे दी जाएगी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सारे लोगों से सवाल पूछता हूं, किसी ने अपने घर में बिजली लगवा ली हो, कभी मीटर वापस लौटाता है क्या? तो इसका मतलब ये सारा धन सरकार एक बहाना बना के, एक झूठ बोल के ये सारा धन अपने पास इकट्ठा कर रही है सरकार, और ये कहा जा रहा है कि कोई अगर बिल नहीं भरेगा तो इस सिक्योरिटी में से काट लिया जाएगा। ऐसे कितने इंसिडेंट आप जानते हैं जहां पे बिजली का बिल ना भरने पे एक ही महीने में बिजली विभाग तुरंत कनेक्शन काट देता है? ऐसे कितने घर हैं जो बिना बिजली रह सकते हैं? वो बेचारे मारे मारे फिरते हैं दफ्तरों में, अपना पैसा देके किसी तरीके से कनेक्शन दोबारा चालू करवाते हैं, और जो भी मनमाने फाइन लगाता है बिजली विभाग वो सब देके दोबारा कनेक्शन चालू करवाना पड़ता है। तो एक तो ये नॉन एनर्जी चार्ज के नाम पे 63 लाख के आसपास पूरे हरियाणा में अगर बात करें तो उपभोक्ता हैं बिजली के, और सबसे ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो 5,000 रुपया भी अगर इकट्ठा किया जा रहा है एवरेज सिक्योरिटी के रूप में, 5,000 या 6,000, करोड़ों करोड़ रुपया सरकार लूट रही है। दूसरा, डोमेस्टिक और कमर्शियल का रेट तो अलग अलग है ना? सबका 4 महीने का एवरेज बिल लेते हैं।
4 महीने में आपके घर का मान लीजिए हर महीने 1000 रुपए बिल आता है तो 4000 रुपए आपसे सिक्योरिटी के रूप में लेंगे। अगर 2000 बिल आता है तो 4 महीने की बेसिकली उन्होंने वाटेज के ऊपर डिपेंड है ना, उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है कि वाटेज कितने किलोवाट का कनेक्शन लिया जाएगा। हाँ, कितने किलोवाट का कनेक्शन होगा और उसमें आपकी जो 4 महीने की कंजम्पशन होगी उसके इक्वल वो सिक्योरिटी अमाउंट अपने पास सिक्योरिटी का रखते हैं। विरोध है आम आदमी पार्टी का। बिल्कुल विरोध है और इस तरीके से काटे जाने का विरोध है। नॉन एनर्जी चार्जेस क्या होता है? हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, उस कंजम्पशन को कंज्यूमर पे कर रहा है। नॉन एनर्जी चार्जेस का क्या मतलब है? क्या ये सरकार जो घाटे में चल रही 3 लाख करोड़ का कर्ज ले रखा है हरियाणा सरकार ने, वो लोगों की जेब से निकाल के पूरा करेंगे क्या? मैं इसका एक दूसरा उदाहरण देता हूं। इसी सरकार ने पंचायतों के ऊपर 2% टैक्स लगा रखा है बिजली का, कि जितने उपभोक्ता है, मान लीजिए 1000 उपभोक्ता है गांव के अंदर, तो सबका हर 100 रुपए पे 2 रुपए पंचायत को भी पे करना पड़ेगा, कंज्यूमर से अलग। ये तो अभी नोटिफिकेशन हुआ है। मैं वही बोल रहा हूं कि ये क्या साधन है, ये क्यों किया जा रहा है? ये सारी चीजें सरपंचों को आप चोर बता रहे हैं, गांव के लोगों को आप चोर साबित करने पे लगे हुए हैं और दोनों हाथों से उन्हीं लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये हमारा बिजली को लेकर के आज का ये महत्वपूर्ण मुद्दा था कि गांव दर गांव, ये सिर्फ एक गांव की घटना नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ जो झींडा गांव में हुआ वो एकमात्र ऐसी घटना है, कुछ दिन पहले धमतान में इसी तरीके से छापेमारी हुई थी एक गांव के अंदर और महज 2-4 यूनिट बिजली का आरोप लगा के 2-4 यूनिट बिजली किसने चोरी कर ली या तार लगा ली, उस व्यक्ति के ऊपर इतना दबाव बनाया गया, उसके ऊपर पुलिस के इतने केस डाले गए कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। धमतान में बहुत बड़ी पंचायत हुई और वहां उस पंचायत में लोग लगातार यही चर्चा कर रहे थे कि देखिए क्या बदनसीबी है हरियाणा की कि दोनों तरफ हरियाणा के जो स्टेट्स हैं वहां पे 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है और हरियाणा में 3-4-5 यूनिट के लिए किसी व्यक्ति को अपनी जान देनी पड़ रही है, आत्महत्या करनी पड़ रही है। और उसके बाद सरकार का ऐसा तानाशाही रवैया कि जिन गांव के लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की उन सब पे केस दर्ज कर दिए गए। कल भी जो गांव के लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि जब मीटर ठीक चल रहा है, आप पहले वहां बताइए तो सही कि क्या कमी है मीटर के अंदर गांव के लोगों को। आप वहां पे बताइए कि मीटर खराब है, चोरी कर रखी है, मीटर के साथ छेड़छाड़ कर रखी है या नहीं कर रखी है। आप वहां से मीटर पैक करके ले जाते हैं, बोलते हैं हम अपनी लैब में चेक करके बताएंगे कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। उपभोक्ता के पास ऐसा कौन सा तंत्र है कि वो ये साबित कर सके कि आपने पर्दे पीछे जाके कुछ गड़बड़ की है या नहीं की है? तो इसलिए हमारी इस पे घोर आपत्ति है और इसको सरकार जितना जल्दी इसको समाधान निकाल सके, बीच बचाव का रास्ता निकाल सके। एक हमारा खट्टर सरकार से सवाल है कि नए मीटर को थोपना बंद किया जाए लोगों के ऊपर। दूसरा, नॉन एनर्जी चार्जेस के नाम पे जो पूरे हरियाणा में वसूली की जा रही है उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए, पुराने सिस्टम पे वापस जाया जाए। और तीसरा कि जो 2% पंचायतों से जो टैक्स वसूला जा रहा है बिजली के नाम पे, जब तक आप 24 घंटे किसी गांव में बिजली उपलब्ध नहीं कराते तब तक आपको पंचायतों के साथ ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन, उनको ऐसा कोई भी उनके ऊपर कर थोपना निश्चित तौर पे निर्लज्जता है, बेशर्मी है ये। आप 24 घंटे दावा करते हैं कि हम बिजली देंगे गांव में, एक गांव पूरे हरियाणा के अंदर बता दीजिए जहां 24 घंटे बिजली आती है, लेकिन आप जब थोपने पे आते हैं तो बेजा टैक्सेस अलग अलग तरीके से कमाई के जरिए अपने बना रखे हैं। और दूसरा कि जो सरपंचों के साथ सरकार का व्यवहार है, जो एक तरफा तरीके का कम्युनिकेशन सरकार करना चाहती है कि हम ये कर रहे हैं, अगर इसमें आप मानते हैं, इस प्रस्ताव को आप मानते हैं तो ठीक है, वरना अपने घर जाइए। इस तरीके का व्यवहार लोकतंत्र में एक्सेप्टेबल नहीं है। सरपंचों के साथ सम्मान का व्यवहार होना चाहिए, उनको आमने सामने बिठा के बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए जिसमें सरपंच भी संतुष्ट हों, जिसमें सरकार भी अपनी बात कह सके। और अगर अलोकतांत्रिक तरीके से तानाशाही चलाने की सरकार कोशिश करेगी तो उसका आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। और आने वाले दिनों में हम बिजली के इस मुद्दे को एक बड़े आंदोलन का रूप हरियाणा के अंदर देंगे। इसके ऊपर बड़ी चर्चा विमर्श शुरू किया जाएगा क्योंकि हरियाणा के हर गांव का हर व्यक्ति आज के दिन में बिजली के इन मुद्दों को लेकर परेशान है। सर, आपने बिजली के मुद्दे को लेकर जो मीटर फास्ट बता रहे हैं, रीडिंग फास्ट आ रही है, कोई जानकारी हासिल की है अभी तक? कुछ पता लग पाया है? मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि गांव के लोग % ज्यादा तेज चल रहा है। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे, हाँ हमारे सहयोगी वहां पे जाके आए, हमारे साथी जाके आए, उन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी है उसके बारे में। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो नए मीटर जो चल रहे हैं, गांव के लोगों को ऐसा संदेह है कि वो मीटर तेज चलते हैं और जब तक पुराने मीटर फॉल्टी नहीं है तो उनको रिप्लेस करने का कोई ग्राउंड ही नहीं बनता है। पुराने और नए मीटर क्या होता है? इसका मतलब पुराने मीटर गलत थे क्या?
सरकार ने पुराने मीटर गलत लगवाए थे क्या? अगर वो सही थे तो जब तक वो चल रहे हैं, चाहे वो 10 साल चलें 20 साल चलें, तब तक उनको चलने देना चाहिए, और जब वो खराब होंगे तभी नए मीटर लगाए जाने चाहिए। अगर सरकार नए मीटर थोपती है जबरदस्ती, इसका मतलब उनकी कंपनी के साथ सेटिंग है, वो उसके जरिए कंपनी के मीटर बिकवा के पैसा कंपनी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं और लोगों की जेब से पैसा निकालना चाहते हैं। मीटर बदलने की 2 से 5 लाख की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर कहता हूं, सरपंचों ने पूरी तरह से ये सरकार के सारे प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया है, और ये सरपंचों के सामने भी रखा गया था। मेरा बार बार ये कहना है, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सरपंच हैं। अगर मुख्यमंत्री को कल को कोई ये कहे कि उनकी पावर्स को कर्टेल कर दिया गया है, वो कैबिनेट के डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, वो कोई फैसला नहीं ले सकते, तो उनको कैसा लगेगा? तो ये भी छोटे छोटे गांव के मुख्यमंत्री हैं सारे सरपंच, इनकी पावर्स को कर्टेल करके, और वो भी जो उनको स्वीकार नहीं है, या तो आप उनको एजुकेट करके, कन्विंस करके, उनके सहमति के साथ किसी चीज को लागू कीजिए। आप इनके चुनाव के तुरंत बाद, सरपंचों के जैसे ही चुनाव हुए, सरकार को ऐसे फैसले क्यों लेने पड़े? क्योंकि गांव के लोगों ने बीजेपी से संबंधित किसी व्यक्ति को, उनका झंडा उठाने वाले किसी व्यक्ति को सरपंची की दहलीज नहीं चढ़ने दिया, सुपड़ा साफ कर दिया गांव के लोगों ने बीजेपी का। उससे बौखलाए हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री ये तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, उसका बदला ले रहे हैं सरपंचों से। वरना चुनाव से पहले बताते कि क्या क्या उनके अधिकार होंगे, और उसके बाद कहते कि इन अधिकारों पे चुनाव लड़ रहे हैं, आप लड़िए, जिसका मन करता है, जिसका मन नहीं करता मत लड़िए। टांडा साहब, आप कहते सरकार की आप बात कर रहे थे, सरकार बदलती है, मीटर भी बदल जाता है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप कहें इस सरकार की बात, इनेलो सरकार आई, अपना मीटर लगाया है, कांग्रेस सरकार आई, अपना मीटर लगाया, बीजेपी आई, अब अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में आ जाती है, अलग अपना मीटर लगेगा। देखिए, मैं तो ये पहले ही कहता हूं कि ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जितना कांग्रेस है, बीजेपी है, इनेलो है, जेजेपी है, ये सारे राजनीति में क्यों आते हैं? ये सारे लोगों को लूट के अपनी जेबें भरने के लिए राजनीति में आते हैं। आम आदमी पार्टी के, आपने मीटर बदलने की बात कही, मैं तो कह रहा हूं कि 80% लोगों को आज के दिन में पंजाब में और दिल्ली के अंदर जरूरत ही नहीं पड़ती है कि किसी तरीके का बिल भरा जाए। पुराना मीटर लगाइए, नया मीटर लगाइए, 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री है आपकी। तो मुझे लगता है कि जो जनप्रिय जो नीतियां हैं उनको लागू करके लोगों की सहमति से आज के मॉडर्न वर्ल्ड में विकास किया जा सकता है, देश को तरक्की की तरफ ले जाया जा सकता है। उनके खिलाफ अगर सरकारें खड़ी हो जाएंगी, लोगों की चुनी हुई सरकारें, तो फिर देश का नुकसान होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कल भी कहा कि हमको एक साइंटिफिक और पढ़े लिखे तरीके से देश को आगे ले जाना होगा। अगर हम अनपढ़ तरीके से, अगर हम लोकतंत्र के खिलाफ चल के, अगर हम लड़ाई करके अपने ही लोगों के साथ आपको लगता है कि देश का भला हो सकता है, तो ऐसे देश का भला नहीं हो सकता, ना प्रदेश का भला हो सकता। यही सब कारण है। इन सब पैसा बटोरने की नीतियों के बावजूद हरियाणा के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है। यही सब कारण है, और इसमें कांग्रेस का भी बराबर योगदान है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी बराबर योगदान है। इनमें से किसी भी सरकार ने पिछले 75 साल में देश के अंदर कभी भी ये नहीं सोचा है कि नए मीटर लगाने की बजाय नई योजना लाई जाए जिसमें कि बिजली मुफ्त दी जा सकती है। ये एक नई सोच आम आदमी पार्टी लेकर के आई है, और हम लोगों के हर उस मुद्दे पे लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और लाठियां भी खाएंगे, इनसे पहले खाएंगे। हमने तो पहले भी कहा था कि अगर सरपंचों के मुद्दे पे सरकार लाठी चलाएगी, उनसे, सरपंचों से आगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े मिलेंगे। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों का आप अपमान करें। सामने बिठा के बात कीजिए, एजुकेट कीजिए, कन्विंस कीजिए। सरपंच जिस चीज पे राजी हो जाएंगे, आम आदमी पार्टी उसी चीज पे राजी। क्या करेंगे आम आदमी पार्टी जो तेज चल रहे हैं मीटर? देखिए, मैं वही कह रहा हूं, हम इसका अभी तो फिलहाल आज के दिन में हम इसका विरोध कर रहे हैं पूरे तरीके से। इस तरीके के अगर कोई भी मीटर होंगे, उनकी पुख्ता जांच कराई जानी चाहिए कि क्या ये जो आरोप लग रहे हैं कि ये तेज चलते हैं मीटर, क्या वो सही हैं या गलत हैं। उसकी जांच करा के उसकी रिपोर्ट को पब्लिक किया जाना चाहिए, ताकि लोगों की एजुकेशन बढ़ सके, लोगों की जानकारी बढ़ सके, और लोगों को विश्वास में लेकर ही आप ऐसी कोई भी नियम, कोई भी नीति लागू कर सकते हैं। उनको विश्वास में लिए बिना अगर ऐसा करेंगे तो झीका में जैसे हुआ, जिंडा गांव में, वैसे ही घटनाएं होंगी, क्योंकि आप अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हैं। अपनी पुलिस को, उन्हीं गांव से रिक्रूट होते हैं बच्चे, अपनी पुलिस को अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा कर दिया है, तो टकराव होगा ही। ये सर जो आप बता रहे हैं
जांच कौन करेगा, किससे होनी चाहिए, क्या मांग करते हैं आप? देखिए, इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। एक्सपर्ट हमारे देश में बहुत सारे विद्वान हैं इन सब सब्जेक्ट्स के, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक विंग के जो लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, विश्लेषक हैं, उनकी एक कमेटी बना के जांच की जा सकती है, कोर्ट की देखरेख, जिस पे लोगों का विश्वास हो। अगर लोगों का 5 ऐसे नाम की कमेटी बनाएंगे जिसको लोग मानते हैं कि ये बहुत पहुंचे हुए अपने फील्ड के लोग हैं, और वो अगर अपनी रिपोर्ट में ये कहेंगे कि ये चीज सही है या गलत है, तो लोग उस पर विश्वास करेंगे। आपको ट्रस्ट तो गेन करना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना पूरा ट्रस्ट खो चुकी है। सर, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एक बोतल के साथ एक बोतल देना महंगा पड़ गया, और हरियाणा में भी ऐसी पॉलिसी आई थी कोविड के दौरान, वहाँ कोई जांच नहीं हुई, एसआईटी बनी थी, वो ठंडे रास्ते में, एक मुख्यमंत्री जेल में है, हरियाणा में जांच क्यों? देखिए, सवाल और जवाब दोनों आप ही की तरफ से आ गए हैं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये जो दिल्ली में हुआ, अगर ये शराब घोटाले का मामला ईडी को करनी चाहिए थी हरियाणा, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं आपके कैमरे पे, और मैं रोज बोलता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी खुले रहेंगे। 24 घंटे ठेके खुलते हैं हरियाणा में, दिन में लीगल, रात में इलीगल, जाके दिन में लीगल का पैसा बटोरते हैं, रात में इलीगल का पैसा बटोरते हैं। हो हिम्मत मोदी जी आगे हरियाणा में ठेके। अगला टारगेट देखते हैं, एक बोतल के साथ एक बोतल आम आदमी पार्टी का की है, क्या कौन सी स्कीम थी? आम आदमी पार्टी की ऐसी कोई योजना नहीं थी। मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। ऐसी दिल्ली के अंदर देखिए, किस किस योजना से इनके पेट में दर्द होता है। ऐसी हर एक योजना से बीजेपी और कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, जिससे कि इनकी जेब में जाने वाली कमाई सरकार के खाते में डाइवर्ट होती है। ऐसी हर योजना से इनके पेट में दर्द होता है। पंजाब के अंदर भी ऐसी पॉलिसी आई, उसमें 5,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा सरकार को उससे। पंजाब के अंदर आज के दिन में रेता बजरी, आपको भी पता है किस रेट पे पहुंचे हुए थे, आज के दिन में 1/3 रेट पे पब्लिक को मिल रहे हैं, और सरकार को करोड़ों रुपए का फायदा हो रहा है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 58,000 करोड़ रुपए से बढ़ा के 70,000 करोड़ कर दिया हमने पंजाब के अंदर। 26% एक ही साल के अंदर बजट बढ़ा दिया हमने पंजाब के अंदर। और ये सब तब हुआ जब हम 50 लाख परिवारों को वहां बिजली मुफ्त में दे रहे हैं। ये सब तब हुआ जब हम वहां शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दे रहे हैं। सारी योजनाएं लागू कर रहे हैं। 600 गांव में हमने क्लिनिक बना दिए हैं, गांव के क्लिनिक बना दिए जहां दवाइयां इलाज मुफ्त मिलता है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे जो भी योजना हम ऐसी लाएंगे कि इनकी जेब से पैसा निकल के सरकार की किटी में जाए, ये उसका पुरजोर विरोध करेंगे, उस पर जांच बिठाएंगे। लेकिन हम डरते नहीं इनकी किसी जांच से। जिसको दिल करे जेल भेजें, जिसको दिल करे कितने दिन तक भेज सकते हैं। सरकारें बदलती हैं, 24 आने वाला है, सरकार बदलेगी। ये खौफ है सरकार का जो बोल रहा है। अदरवाइज आप मुझे बताइए कि जिस व्यक्ति ने दिल्ली के लिए अच्छे अस्पताल बनाए, उस व्यक्ति को जेल भेजने की क्या जरूरत पड़ गई थी मोदी जी को? मोदी जी अपने गिरेबान में झांक के देखें, अगर एक हवलदार को भी अपने किसी छोटे से बड़े नेता के यहाँ भेज दें, मैं आपके साथ दोबारा इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने को तैयार हूं, अगर उसके घर से नोटों की नहीं मिली बीजेपी नेता के यहाँ से, किसी एक हवलदार को भेज दीजिए। अगला टारगेट कौन है? वो तो बीजेपी से, आपको मोदी जी से पूछना पड़ेगा। सर, विपक्ष तो आरोप लगा। अभी जो संघ प्रमुख है हरियाणा में है, 2 बार मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात हो चुकी है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है हरियाणा के अंदर। उनकी एक गांव ऐसा नहीं है जहां पे आज के दिन में बीजेपी के नेता जाके कोई मीटिंग कर सके, कोई सभा कर सके और उनको काले झंडे ना दिखाए जाए, उनका विरोध ना हो। एक गांव ऐसा नहीं है आज के दिन में, ऐसी स्थिति है। तो मुझे लगता है कि संघम शरणम गच्छामि, तो बीजेपी की वही हालत है कि जब उनको लग रहा है कि उनका जहाज डूब रहा है, तो उनको लगता है कि संघ की शरण में जाके वो किसी न किसी तरीके से कोई मदद वहां से लेके अपने आप को हरियाणा के अंदर राजनीतिक तौर पे जीवित रख सकते हैं। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। संघ के लोग भी अगर बीजेपी के लिए प्रचार करने जाएंगे, अगर उनके लिए गांव में जाएंगे, उनसे भी वही सवाल पूछा जाएगा कि हमारे पिछले 10 साल के वोट का पहले हिसाब दीजिए, उसके बाद आपकी गांव में एंट्री होगी। ये सबके साथ जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा उसका सुपड़ा साफ होगा इस बार। जेजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, खाता नहीं खुलेगा जेजेपी का, जमानतें जब्त होंगी। अगर और कोई भी खड़ा होगा, मैं तो संघ को ये राय देता हूं
कि एक देशव्यापी संगठन है, उनको बच के रहना चाहिए। अगर अपनी इमेज बचानी है, भारतीय जनता पार्टी की इमेज तो खत्म हो चुकी है। जनता के लिए फैसला लिया गया, जनता के लिए संघ ने फैसला लिया है कि लोगों को मेडिकल सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी, ऐसी चर्चा चल रही है। पूरे देश में डिस्पेंसरी हॉस्पिटल खोलने की तैयारी है। देखिए, ये उनका अपना निर्णय है, वो अपने कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं, हम अपने कार्यक्रम करते हैं। हम तो मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, जगह जगह पे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। अगर संघ खुद करना चाह रहा है, कोई अगर हमारी राजनीति से सीखना चाहता है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम राजनीति बदलने आए हैं। अगर आप, तो यहाँ मैं जनता की सेवा के लिए, मैं वही मैं बोल रहा हूं आपको, अगर कोई हमारी राजनीति से सीखना चाहता है, चाहे वो हमारे ऑपोजिशन पार्टी का कोई राज्य हो, चाहे वो कोई संगठन हो, अगर कोई भी हमारी राजनीति से सीखना चाहता है, चलो इतने सालों बाद ही अगर उनको अकल आ गई कि ऐसी चीजें लोगों के लिए करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तो करें। स्वागत है ऐसी राजनीति। पहले से करते हैं। टांडा जी, दिल्ली में अब एमसीडी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, मगर दिल्ली साफ नहीं हो पाई, तो गंदगी आज भी मौजूद है। आप 15 साल की गंदगी को अगर 15 दिन में समेटना चाहते हैं, काफी साफ हो गई है दिल्ली, काफी चीजें वहां हो गई हैं, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी अपना अहंकार छोड़ने को तैयार नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी अभी तक नहीं बन पाई है दिल्ली के अंदर, जो कि एक्चुअल में ग्राउंड पे जो काम होता है वो स्टैंडिंग कमेटीज के जरिए होता है, और लगातार उसको कोर्ट में उलझा के उस मामले को रखा गया है, जबकि क्लियर बहुमत है आम आदमी पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों के काम रोकने की कोशिश तो कर सकती है। उन्होंने कोशिश की कि दिल्ली के हॉस्पिटलों में इलाज ना मिल पाए, सत्येंद्र जैन जी को अंदर कर दिया, 7-8 महीने से अंदर रखा हुआ है, लेकिन इलाज तो मिल रहा है, दवाइयां तो आज भी मिल रही हैं। उन्होंने कोशिश की कि स्कूल दिल्ली के जो अच्छे बने हैं उनमें बच्चे ना पढ़ पाए सरकारी स्कूलों में, लेकिन कोई बात नहीं, एक मनीष सिसोदिया को अंदर करेंगे, 1000 मनीष सिसोदिया पैदा हो जाएंगे। दिल्ली वालों का काम नहीं रुकने देंगे किसी भी हालत में, क्योंकि उनसे कमिटमेंट है हमारा। बड़ा सवाल है सर, बड़ा सवाल ये आ रहा है कि दिल्ली की महिला आयोग की चेयरपर्सन कहती हैं कि जब वो छोटी थी उनके फादर ने उनके साथ शोषण किया है। ये बात महिला दिवस के दिन उन्होंने बोली। क्या इस पे दिल्ली की जो सरकार है कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रही है? वो उनका व्यक्तिगत बयान है, मुझे लगता है कि आपको उन्हीं से इसके बारे में सवाल करना चाहिए। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाते हैं शराब नीति के तहत, और आप उन पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं कि वो अच्छे हो गए और निकल आएंगे, यानी कि आपको सीबीआई या ईडी पर शक है? मैं तो उन्हीं पे बात कर रहा हूँ, एक बार फिर कर देता हूँ। ये आपने बोला कि और मनीष सिसोदिया, यानी कि आप और ऐसे लोगों को, आरोपियों को लाना चाहते हैं जो फिर गिरफ्तार हो? मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों को आम आदमी पार्टी के अंदर स्वागत है, दिल खोल के स्वागत है, कि जिनके पीछे सीबीआई, ईडी, सारी एजेंसीज महीनों तक पड़ी रहें, उनके घर के बिस्तर खंगाल लें, दीवारें कुरेद लें, उनकी गांव में जाके जमीनें चेक कर लें, रिश्तेदारों के लॉकर चेक कर लें, उनके लॉकर चेक कर लें, और उनके यहाँ से 100 रुपए काला धन बरामद हो दिया की स्वागत है। हजारों हजार है हमारे। किस बात पर हुई सर? अगर 100 रुपए नहीं निकले या घोटाला नहीं पाएगा, ये तो आपको सीबीआई और ईडी से या मोदी जी से डायरेक्ट पूछ लीजिए। मैं बता देता हूँ किस बात पे गिरफ्तारी हुई, मैं बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ किस चीज पे गिरफ्तारी हुई थी। दरअसल अदानी के साथ मिलके मोदी जी ने जो लाखों करोड़ रुपए का जो देश को नुकसान पहुंचाया, उसको लेकर के सदन के अंदर मोदी जी को आदत है, वो तो अपने सामने कोई कैमरे के और उनके बीच में वही बर्दाश्त नहीं होता उनसे। संजय सिंह जी ने उस मुद्दे को जो कहा, जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तब भी नारेबाजी की उस चीज को लेके, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने तो घर जाते ही कहा होगा, सीबीआई को कहा होगा, अरे उठाओ इनके किसी नेता को गिरफ्तार करो। ये वजह हैं। तो मनीष सिसोदिया जी की, मनीष सिसोदिया, हमारी तो सरकारें 2 जगह चल रही हैं, हम ऐसा नहीं करते। मेरा साफ तौर पे कहना है कि हमारे किसी लीडर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने या गिरफ्तार करने से हमारा कोई इनकार नहीं है कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन हमारा FIR दर्ज किए, अलग अलग केसेस किए, 43-22 बरी हो चुके हैं कोर्ट से। तो ये अनप्रोपोर्शनल एसेट ही कहीं से निकाल देते कि कुछ बना लिया, मनीष सिसोदिया जी ने कोई एसेट बना लिया, लेकिन जब आप ये सबूत नहीं दे पाते तो देश की जनता का विश्वास उठ जाता है। ये जो आपने जो जमानत का सवाल भी पूछा, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। एजेंसीज अपनी क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल कर रही हैं। एजेंसी कोर्ट में जाके ये कहती है कि हमें इस मामले में जांच की, जब सीबीआई के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, ईडी ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया मनीष जी को। फिर ईडी ने कहा कि हमें भी जांच के लिए ये चाहिए, इनकी कस्टडी चाहिए। एजेंसीज अपनी क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल कर रही हैं, वो क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे घिस घिस के खत्म हो जाएगी अगर इसी तरीके से उसका दुरुपयोग होता रहा। हरियाणा में कहां तक पहुंच चुकी है? क्या संगठन का विस्तार कैसे चल रहा है? देखिए, मैंने पहले ही डेडलाइन बताई है कि संगठन हमारा मिड ऑफ अप्रैल तक हम अनाउंस करना शुरू कर
देंगे। हमारा अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, 10 अप्रैल तक एक मेगा सदस्यता अभियान जिसमें 10 लाख सदस्य हम पूरे प्रदेश के अंदर बनाएंगे। वो अभी अब जाएगा। एक आप को लेकर के हाँ वही पूछ रहे हैं। पंजाब के माहौल पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो कुछ समय लगता है, उस समय के अंदर मैं इस सरकार को ये क्रेडिट जरूर दे सकता हूं, भगवंत मान जी की सरकार को, कि एक भी ऐसा केस नहीं हुआ है अभी तक, चाहे वो किसी भी तरीके की घटना हो, कोई गैंगस्टर का हो, कोई और अपराध हो, जिसमें कि एक तय समय के अंदर 24 घंटे में भी केस सॉल्व हुए, 48 घंटे में भी केस सॉल्व हुए, एक सप्ताह के अंदर बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए गए। कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको जेल के अंदर नहीं भेजा गया। तो मुझे लगता है कि जेल के अंदर तो भेजा जाता है, पर आज एबीपी पे उन्होंने लाइव इंटरव्यू जेल से दे दिया। उससे पहले हरियाणा के जो गैंगस्टर वहां पे थे उन्होंने मर्डर किया लाइव, और उसको फिर वायरल करते हैं। तो जो जेल में मिल रही है, देखिए मैं वही कह रहा हूं कि किसी भी उसको लोगों को निकालना पड़ेगा जो सिस्टम को कर रही है, चाहे कोई भ्रष्टाचारी हो या कोई गैंगस्टर्स के साथ मिला हुआ हो या कोई जेल के अंदर कोई गड़बड़ कर प्रदेश, उनमें 36वें नंबर पे आता है हरियाणा नागरिक सुरक्षा के मामले में। तो मामले में बहुत दुरुस्त है और कहीं पर अगर कमी होगी तो उसको भी टाइट किया जाएगा। विधानसभा चुनाव आने वाले, उसको लेकर क्या तैयारी है हरियाणा? देखिए तैयारी तो आप जमीन पर देख ही रहे हैं। जो विपक्ष मौन रहा इतने सालों, जो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सेटिंग कर रखी थी कि उनकी सेटिंग तोड़ दी है, तो सेटिंग कर ली कुछ नहीं पार्टी ने आके इस सेटिंग को भंग किया, सड़कों पे संघर्ष किया, विपक्ष को बोलना पड़ा। तो कम से कम हमने नींद में से जगा दिया है फिलहाल हुड्डा साहब को, उनको सड़क पे भी लेके आएंगे। और ऐसी स्थिति भी आएगी जब हरियाणा के लोगों को ये पता चलेगा कि पिछले 55-56 साल में ये दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां आपस में मिलकर सांठगांठ से एक बार तुम ले लो, एक बार मैं ले लेता हूं सरकार, एक बार तुम लूटो, एक बार मैं लूटता हूं, वो दौर अब खत्म होने वाला है। लोग बदलाव मांग रहे हैं आज के दिन में, बदलाव की बयार बह रही है पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा में भी और देश में भी। 2024 में बड़ा बदलाव, बड़ी क्रांति आने वाली है। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं? के लिए कोई आम आदमी पार्टी के द्वारा, नेता के द्वारा दावेदारी की गई है मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ने की? तो सारे हमारे मजबूत साथी जितने भी हैं, कोई भी लड़े मुख्यमंत्री जी के सामने। मुख्यमंत्री जी का तो हारना तय है, चेहरा कौन बनेगा वो पार्टी चुनाव के समय तय करेगी। आप पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और कर्नाटका के लिए पार्टी की स्ट्रेटेजी। देखिए छत्तीसगढ़ में तो मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि सारी सीटों पे हम वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पर हमने अपना कैंपेन लॉन्च कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी दोनों वहां जाके कैंपेन लॉन्च करके आए हैं पूरी ताकत के साथ। आम आदमी पार्टी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमारे पास इनकी तरह अरबों रुपए नहीं है, हमारे पास इनकी तरह भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है। पूरी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ताओं के दम पर जहां जहां मजबूती से चुनाव लड़ सकेंगे उन सारी जगहों पे 17 ऐसे प्रदेश हैं जहां पे आम आदमी पार्टी अपना संगठन तैयार कर रही है, जमीन पे मजबूत संगठन तैयार कर रही है और 2024 की बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। गाँव की समस्या अभी जब घूम के जाएंगे ना, वो जुमला से 5 किलोमीटर पड़ता है, बेटा 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। के लिए रुकेंगे।